नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा की ओर से यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 3 जुलाई तक बद्रीनाथ में रहेंगे करण मेहरा। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। लखपत बुटोला के समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे करण मेहरा। 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को आएंगे परिणाम। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। 3 जुलाई तक बद्रीनाथ में करण मेहरा रहेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के लिए। आपको बता दें कि लखपत बुटोला के समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे अध्यक्ष करण मेहरा। 10 जुलाई को मतदान है। आपको बता दें कि 13 जुलाई को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बद्रीनाथ दौरा है। 3 जुलाई तक बद्रीनाथ में करण मेहरा रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में गांधी पार्क के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस दौरान एलटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। वहीं इन सबको लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने सिग्नेचर अभियान में भाग लेने वाले छात्रों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में पूरे देश में अभी खलबली मच चुकी है। विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं मौजूद हूं देहरादून के गांधी पार्क में, जहां पर कांग्रेस के एनएसयूआई के द्वारा सिग्नेचर कैंपेन स्टूडेंट्स न्याय मोदी सरकार में नीट एग्जाम नहीं है क्लीन एक सिग्नेचर अभियान कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हजारों युवा आ रहे हैं और आते के साथ अपना सिग्नेचर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि परीक्षा परिणाम घोषित होने से ही पहले नीट परीक्षा में कुछ गड़बड़ी पाई गई। उसमें से पेपर लीक मामला हुआ। कहीं कहीं तो यह भी हुआ कि एक परीक्षार्थी के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे स्टूडेंट को बैठा दिया गया परीक्षा देने के लिए। वही पेपर लीक का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने भी 2003 में रंजीत डॉन पेपर लीक मामला आया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। तो पेपर लीक मामला कोई नया मामला नहीं है, लगातार ये होता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कानून बना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड की राज्य सरकार ने इस बार पेपर लीक मामले में ठोस कानून बनाया है। वहीं अन्य राज्यों के द्वारा भी ठोस कानून बनाया जा रहा है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ कि पेपर लीक मामले में जिस प्रकार से नीट परीक्षा को लेकर के पेपर लीक हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? पूरे देश भर में जैसे पेपर लीक के मामले सबके जनता के सामने आ रहे हैं, इस भाजपा सरकार द्वारा जो नीट का पेपर, एक पेपर जो 30 लाख रुपए का बेचा गया है, तो बड़ी चिंताजनक बात है। और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, क्योंकि जब आप बच्चों का पेपर ही बेच देंगे, बच्चे फिर उससे क्या हासिल करेंगे मुकाम। आपको क्या लग रहा है कि पेपर लीक का जो यह मामला है, ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस प्रकार से सरकार को आप देखते हैं किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट बहुत सोच समझ करके, बहुत मेहनत करके तैयारी करता है और अंत में यह होता है। इससे आप क्या समझते हैं? पहले तो सरकार ने एक एजेंसी बनाई हुई है, एनटीए करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2017-18 के बाद उसने काम करना शुरू किया और जब से उस कंपनी ने काम शुरू किया है, तब से लगातार पेपर लीक होते हुए जा रहे हैं। पहले नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, नीट नेट का पेपर लीक हुआ, आशंका जताई जा रही थी नीट पीजी का भी पेपर लीक हुआ, इसलिए रोक दिया गया। उस पेपर को भी 2-3 बार पोस्टपोन कर दिया गया। सरकार के इसमें इरादे सही नहीं है। सरकार ने एक तरफा चीजें लगाई हैं कि चीजें बेचनी है। अब नौबत आ गई, इन्होंने पेपर बेचना भी शुरू कर दिया पैसों के। आप किस प्रकार से समझते हैं पेपर लीक जो हो रहा है, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले तो ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते जा रहे हैं, और जिसमें बड़े नेताओं, एनडीए गठबंधन के भी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसका हम एनएसयूआई पूर्ण विरोध करती है। इसलिए आज हमने मोदी सरकार में नीट एग्जाम नहीं है क्लीन और हैशटैग रीनीट करके हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और पूरे देश भर में जो परीक्षाएं लीक होती जा रही है, सिर्फ नीट ही नहीं, यूजीसी नेट, पीजी आदि अनेक पेपर इनके नए कार्यकाल में और पुराने कार्यकाल में अनेक पेपर लीक हुए हैं।
और ये लगातार इनकी मंशा यही है कि छात्रों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, छात्रों को कैसे मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाए। और इसी का विरोध आज एनएसयूआई कर रही है कि सरकार को इसमें चेतना होगा और सरकार को एक एनटीए जैसी जो इन्होंने एजेंसी बनाई है इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि एनटीए जब इन्होंने बनाई तो इसलिए बनाई थी कि छात्रों के साथ एक सही तरीके से एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो, परंतु हमारी मांग है कि एनटीए को बंद करके एक नई एजेंसी बनाई जाए और वो सही कार्य करे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न। मेरा आपसे एक प्रश्न है, सबसे बड़ी बात है कि नीट परीक्षा जो पेपर लीक मामला है, इससे पहले भी अगर बात करें यूपीए सरकार में भी, कांग्रेस सरकार में भी 2003 में रंजीत डॉन नाम के एक पेपर लीक करने वाले थे जो कि पर्दाफाश हुआ था, उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने खुद ही बताया कि यूपीए की सरकार में पेपर लीक हुआ था और उसमें आरोपी थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी इस जो नीट का पेपर हुआ उसके बाद पटना में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और एनटीए द्वारा कह दिया गया कि भाई हमारे पास कोई धांधली नहीं हुई, और उसकी जुलाई अब 6-7 जुलाई से उनकी काउंसलिंग शुरू है। आप इसमें देखिए कि यूपी की सरकार में ये नहीं हुआ। एनडीए की सरकार में एनटीए जो एजेंसी है, इसको नेशनल टेस्ट एजेंसी है, उसको जो टेंडर दिए गए उसके बाद से जो इसका गठन हुआ 2018 में हुआ। तो इसका जो गठन है वो उनका जो एनडीए की सरकार का उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे अपने चहेते लोग हैं उनको पदों में बिठाना। आप देखेंगे कि जो एनटीए पेपर कराता है वो एक यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है, जो यूजीसी नेट हमारे शिक्षक देता है और देश में जो युवा है, जो भविष्य होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, उनको जो सिखाता है पढ़ाता है, उसमें भी धांधली हो गई। दूसरा जो नीट का पेपर है उससे बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनता है। डॉक्टर जो हमारे स्वास्थ्य का, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका ख्याल रखेगा, उनकी बीमारियों से बचाएगा, उसमें भी धांधली हो गई। तो आप ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है, लेकिन भाजपा उस पर कार्यवाही भी करते जा रही है। पेपर लीक मामले में जो पेपर लीक करने वाले जो आरोपी थे, आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जब देख रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपको क्या कहना है कि पेपर लीक देखिए, जिस प्रकार से आपका कहना है अभी तक जैसे कि टोटल 25 गिरफ्तारी स्कैम में हो चुकी है जो पेपर लीक पे है, पर ये एक दिखावटी तौर है भाजपा के एक रूप है कि अरेस्टिंग करना। आप दूर की बात में उत्तराखंड में भी जैसे हाकम सिंह रावत जी, उनको बेल लेना, जबकि उन्होंने उत्तराखंड में इतने बड़े लेवल पे अपने चहेते लोगों को पदों पर बैठाया, उनका भी अभी तक बाहर घूम रहे हैं और उसमें भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कि कौन कौन लोग इसमें लिप्त थे। और देख सकते हैं देश भर में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में ये पेपर लीक हो रहे हैं, बड़े से लेकर राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भाजपा की सरकार ने धांधली नहीं करी। आप नीट का एग्जाम देख लीजिए, जो डॉक्टर देश का भविष्य है, उनके क्या कहते हैं, उनके एग्जाम में धांधली हुई है। 5-5 हजार में बच्चों को पेपर बांटा गया है। जो गरीब छात्र साल भर 5 साल से कोचिंग करके मेहनत कर रहा है और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है, भाजपा का सरकार जो एनडीए की सरकार है, देश को खोखला करने का प्रयास कर रही है भीतर ही भीतर। कठोर कानून भी तो भाजपा सरकार के द्वारा लाया गया है उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को। देखिए, एक प्रकार से जो पेपर लीक का कानून है वो एक जुमला है, एक दो आप मोदी जी हमेशा जुमला देते हैं, इसी प्रकार का कानून भी उनका एक जुमला है। उनका ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है इस तक आप भी इस बात को देख सकते हैं। और पेपर कानून जो नकल विरोधी कानून था उस पर आप देख सकते हैं कि कहीं छात्र छात्रा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते उनको भी उस पर लपेटा जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक मामले में उत्तराखंड में देहरादून यानी राजधानी में एक कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। स्टूडेंट के अलावा नागरिक आम जनता भी यहाँ पर आकर के सिग्नेचर कर रहे हैं। तो इसमें लगातार पेपर लीक का मामला जोर पकड़ते जा रहा है। अब देखना है कि कब तक सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनुभव भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता के बीच, देहरादून। इससे पीछे एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आ रही है। बारिश में हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जॉली ग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर यह रोक लगाई गई है। 15 सितंबर तक बंद रहेगी हेलीकॉप्टर सेवा। मौसम ठीक रहने पर 16 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जॉली ग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगाई गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए भी रोक लगा दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम ठीक रहने पर 16 सितंबर से शुरू होगी ये सेवा। तो देहरादून से आपको बड़ी और अहम जानकारी से अपडेट करवा रहे हैं। जॉली ग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ की
हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगी है। 15 सितंबर तक ये बंद रहेगी सेवा। तो वहीं आपको बता दें कि अगर मौसम ठीक रहे तो 16 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर जॉलीग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना अभी लगातार देखते हुए चार धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मानसून सीजन में जो इस बार की बारिश होने वाली है, इस बार ये सचेत किया जा रहा है कि इस बार की बारिश जो है वो काफी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। क्योंकि मानसून को देखते हुए बारिश जो इस बार होगी, इस बार पिछले बार की तुलना में काफी अधिक बारिश यहाँ पर देखा जाएगा। वही मानसून का दस्तक अभी दिया ही गया है कि लगातार पहाड़ों पर देखा जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है। उसी को देखते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि चार धाम यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी साफ हिदायत दी जा रही है कि वो चार धाम यात्रा में आए तो सबसे पहले मौसम विभाग की चेतावनी को देख करके आए और मौसम विभाग की जानकारी लेकर के आए कि मौसम किस प्रकार से रहेगा। उसके बाद ही वो यहाँ पर आने का काम करें। और जो यहाँ यात्री आ चुके हैं और यात्री आने के बाद जो अपने होटल में ठहरे, वो अपने होटल में भी मानसून पर ये स्थिति की जानकारी ले लें कि क्या स्थिति बाहर रहने जाने लायक है। क्योंकि पहाड़ों क्षेत्रों में क्या होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कि जब भी श्रद्धालु बाहर जाते हैं तो पहाड़ के दरकने की संभावना रहती है, जिस कारण से आवाजाही में काफी परेशानी होती है। वही बरसात को देखते हुए जॉलीग्रांट हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जॉलीग्रांट से बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर करीब 15 सितंबर तक ये रोक लगाई गई है। अब तक करीब मैं बताना चाह रहा हूँ 1500 से अधिक श्रद्धालु बद्री केदारनाथ की यात्रा भी कर चुके हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से। वहीं मौसम ठीक रहने पर आगामी 16 सितंबर से फिर से की बात कही जा रही है। यशराज, जिस तरह से हेलीकॉप्टर सेवा को यहाँ पर बाधित किया गया है, रोका गया है, क्या इसको लेकर जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं उम्र दराज वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए तो काफी नुकसान की बात है, वो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर सेवा जो बंद कर दिया गया, ये सडन अचानक बंद किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। यात्रियों के परेशान होने का मुख्य वजह यह है कि जिनकी बुकिंग है टाइम पर जिनकी बुकिंग है वो अब यात्रा नहीं कर सकेंगे। खास करके वैसे लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे जो बुजुर्ग हैं, जो कुछ महिलाएं हैं या जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उनके लिए हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा माध्यम साधन हुआ करता था चार धाम यात्रा के दर्शन करने का। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग ऐसे श्रद्धालु आए हैं जो विभिन्न अलग अलग राज्यों से आए हैं, जो दूर दराज के राज्यों से आए हैं, जैसे महाराष्ट्र से आए हैं, कोई कर्नाटका से आए हैं, गुजरात से आए हैं। तो इस प्रकार से उन वैसे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बरसात के मौसम में यदि हेलीकॉप्टर को अपना चार धाम यात्रा में चलाया जाता है तो हवा की रुख का पता नहीं चल पाता है कि इधर से हवा आ रही है, तो इसको देखते हुए एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हेलीकॉप्टर में कम से कम 5 से 6 श्रद्धालु ही यात्रा कर सकते हैं। तो सरकार ये नहीं चाह रही है कि उनके जान को जोखिम में डालते हुए यात्रा कराई जाए। इसलिए सरकार के द्वारा 15 सितंबर तक चार धाम यात्रा में प्रयोग किया जाने वाला हेलीकॉप्टर वो बंद कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जॉलीग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम को देखते हुए ये रोक लगाई गई है सरकार की ओर से। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में मानसून की दस्तक दे दी है। मानसून ने राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज बारिश के आसार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 1 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज बरसात के आसार है। तो हल्द्वानी में किस तरह की प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई है, हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए आप। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच होने जा रही है।
हल्द्वानी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। बहरहाल सुबह से यहाँ अभी धूप थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर का समय बढ़ता जा रहा है, बादलों ने हल्द्वानी को अपनी आगोश में ले लिया है। और पता चला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ पहाड़ी हल्द्वानी से लगते हुए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी का माहौल आप देख सकते हैं, ये हीरानगर क्षेत्र है, यहाँ पूरी तरह से बादलों से ढका है और एक अच्छा खुशनुमा माहौल यहाँ बना हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छी बारिश यहाँ हो, क्योंकि बारिश का इंतजार लगभग पिछले 8-10 महीनों से लोग कर रहे हैं और बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब जब बरसात शुरू हुई है, मानसून प्री मानसून ने अपनी दस्तक दी है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने भी राहत की सांस ली है। और बात करें हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी में जो सफाई की व्यवस्था है, नदी नालों की व्यवस्था है, वो नगर निगम के अनुसार उन्होंने नदी नालों में सफाई पूरी कर चुके हैं। और खासकर जो हल्द्वानी में दहशत का नाम एक दो नाले जिन्हें माना जाता था, रकसिया और कलसिया नाला, उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ प्रशासन द्वारा किया गया है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि ये ट्रीटमेंट कितना काम आता है और कितना कारगर होता है, ये तो बरसात आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बहरहाल अभी जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से ये बताया जा रहा है कि हमने नगर निगम की सारी कूलों को और जो बड़े नाले हैं, रकसिया, कलसिया, ये जो नाले हैं, इनकी सफाई पूरी कर ली है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। देहरादून में सड़क किनारे खड़े ठेली वालों को पुलिस की ओर से लगातार सड़क किनारे ठेली न लगाने की अपील की जा रही थी। अब बावजूद इसके ठेली वाले सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर बतौर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा है कि इन ठेली वालों को बार बार चेतावनी दी जा रही है। जब भी इन्होंने ठेली लगाना शुरू कर दिया है, अपनी ठेली को लगाना इन्होंने नहीं छोड़ा है। इनके ठेली को सीज करने के लिए ऊपर चलान करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रेहड़ी है, ठेली है और इसके अलावा जो अनऑथराइज पार्किंग है, सड़क पर टू व्हीलर फोर व्हीलर जो गाड़ी पार्क होती है, उसके संबंध में लगातार जैसा आपको भी देते कि लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और जो हमारा जो है सेगमेंट बना के फोकस किया जा रहा है, पहले एक सेगमेंट को फिर दूसरे सेगमेंट इस प्रकार से लिफ्ट करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा हमारे गांधी पार्क है, घंटाघर वाला एरिया है, ये ऑलमोस्ट हमारा ठेली फ्री हो चुका है। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे इस प्रकार के अभियान चलाएँ। जो ठेली वाले हैं उनको पहले चेतावनी देते हैं, चेतावनी कभी नहीं मानते तो फिर उनके फिर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, फिर उनको सीज भी किया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि मेन जो रोड है, मेन सड़क पर। राजधानी देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा घरेलू एयरपोर्ट है। वहीं शासन की ओर से लगातार इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव से देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन भूमि मांगी है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में हमेशा विकास के लिए संकल्पबद्ध रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जोली ग्रांट हवाई पट्टी का विस्तार होना चाहिए। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। एक ही तो बड़ा हवाई अड्डा है इस प्रदेश के पास और उसका भी जो है आप विस्तारीकरण नहीं कर पा रहे हैं। बार बार सरकार आश्वासन देती है, सब जवाब दिखाती है, लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर रही है। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार है भाजपा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने विकास को छोड़ा था, इस योजना को छोड़ा था, उससे 2 कदम भी आप जो है आगे नहीं बढ़ पाए। फिर कैसा डबल इंजन जिसकी बात हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह जी हो, मुख्यमंत्री जी करते हैं, आखिर उसको धरातल पे उतारिए और कुछ करके दिखाइए। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मां यमुना कहां से निकलती है? आज हम आपको इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है।
आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल की राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है। इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने यात्रा पर आए थे। तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए चार धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। सीधे आपको ले चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आयोजन किया गया है और ये दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन की वैसे मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन ही निर्धारित क्यों किया गया होगा, थोड़ा आप सबके दिमाग में आ रहा है क्या? किसी के नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि जिससे कि आप आज अर्थात ये 29/6/2024 आज है और कल है 30/6/2024 को अपनी जो तैनाती है वो तैनाती स्थल पर अपना योगदान कर सकें, जिससे कि आपको आगे की सेवाओं में सेवा लाभ की दृष्टि से भी 1 वर्ष चयन वर्ष का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और
सच बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी आनंद वर्धन जी जब बोल रहे थे कि जब उनको आईएएस में सेवा मिली होगी पहली, ऐसे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम उनका तब भी नहीं हुआ होगा। और ये दिन आप लोगों के लिए वास्तव में बहुत बड़ा दिन है। आपकी मेहनत से, आपके लगन से और आपकी ईमानदारी से और साथ में आपके माता पिता और आपके गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको ये नियुक्ति पत्र मिली है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।